सबसे पहले तो हम सबको सचिन जी को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं सचिन जी। थैंक यू सो मच। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको दिल से, आपकी पूरे परिवार की तरफ से। सी ये एक माइलस्टोन होता है, एक यूट्यूबर जब एक जर्नी शुरू करता है तो उसका पहला एक माइलस्टोन दिमाग में होता है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। और मुझे पता है कि ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आपको लगातार कंसिस्टेंट रहकर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। भले ही ये सीए हैं बट कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे इनको भी एक बार अपडेट लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। तो आज आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई है और आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशनल था मेरा माइलस्टोन फर्स्ट, वो मैंने अचीव कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि पुष्कर ठाकुर 1 लाख स्पेशल पे मेरे साथ है, तो मेरी खुशी जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। क्या बात है जी, थैंक यू। अभी सर को सिल्वर प्ले बटन भी मिलेगा यूट्यूब की तरफ से एंड उसके बाद तो बड़ी सारी अचीवमेंट और भी होने वाली है। इन्हीं लोगों का है क्योंकि 1 लाख लोगों से ही मेरा ये सच्चाई है सर। आज आप 1 लाख पर हो, कल को 10 लाख पर भी होगे, कल को 1 करोड़ पर भी होगे। लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं। वी आर नथिंग। जो भी है लोगों से है, जो भी हम कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं, जो हमें मिलेगा वो भी लोगों से मिलना है। तो आपका प्यार है जी, तो सब कुछ हो रहा है। तो सचिन जी आज क्योंकि ये आपका स्पेशल एपिसोड है, 1 लाख स्पेशल एपिसोड, तो कई सारे सवाल हैं जो लगातार लोग पूछते हैं, लोगों के मनों में होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप लोगों को गाइड भी करें। एक तो लोगों के घर में रेड बहुत पड़ रही है आजकल। यस। तो और इनकम टैक्स के नोटिस भी लगातार कई सारे लोगों के पास आ रहे हैं, जो कि हाईलाइट तो नहीं होते बट लोगों को पता है जिनके पास आ रहे हैं। तो एक सबसे पहला बेसिक सवाल है, आप लोगों के भी होंगे, कि लोग सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली सेविंग अकाउंट को लेके, क्योंकि सरकार ये मानती है, आरबीआई भी और अपना जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं सेविंग अकाउंट सिर्फ सेविंग के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें अनअकाउंटेड कैश जमा कर देते हैं जी। डिपार्टमेंट आईटीआर से मैच करता है उसको, और जब आईटीआर फाइल नहीं करी होती है तो हमारे पास नोटिस आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम कैश जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, तो वो हमारा ट्रेस करता है बैंक इंफॉर्मेशन भेजता है इनकम टैक्स वाले को। मतलब बैंक में अगर अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा तुरंत। साथ में 10 लाख या उससे ऊपर का अगर कैश जमा करा है तो वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जाती है। अच्छा, वो मैंडेटरी है। फिर हम आईटीआर से मैच करते हैं, और जब आईटीआर से मैच नहीं होता, या मेरा कैश जमा है 15 लाख, आईटीआर गई है नील की 2.5 लाख की, तो डिपार्टमेंट 100% पूछेगा। मोदी जी कैश इकोनॉमी चाहते ही नहीं है, इसलिए कैश को हर जगह मना है। यही वजह है कि भाई मैं मना करता हूं अपने चैनल पे भी कि कैश को अकाउंट में ना जमा कराएं, और अगर जमा भी करा रहे हैं तो आईटीआर फाइल करें, और उसका सोर्स नहीं तो उसमें अगर किसी को जेन्युइनली कैश में इनकम हो रही है और वो बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर देता है, किसी को 20,000 हुई, 50,000 हुई, और वो अपने आईटीआर में दिखाता है कि मेरी इनकम हुई है, तो उसमें इशू क्या है सर? देखिए, इशू मेन क्या आता है कि जिस साल कैश जमा होता है, मेरे पास केस आते हैं, तो जिस साल कैश जमा होता है लोग उसी साल आईटीआर फाइल करते हैं और उसी साल उस इनकम को दिखाते हैं। उसके पीछे कैश जमा नहीं, आगे नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि अगर मेरा कैश का बिजनेस था तो पिछले साल भी होगा, इस साल भी, अगले साल भी होगा। जिस साल अच्छा, एक ही बार में ले आके 10 लाख डाल दिया, वो गलत है, तो गलत हो गया, वो इनकम नहीं है। अगर मैं 40,000 50,000 कर रहा हूँ, हर महीने जमा कर रहा हूँ, तो मेरी कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विस होगी, मेरी एजुकेशन होगी, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भैया कहाँ से आया। और एक बात वो बता दूँ, अगर 5 लाख भी जमा कराएं और मैं आईटीआर में दिखा रहा हूँ, तब भी आपको बताना पड़ेगा कि वो इनकम कहाँ से आई है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने 5 लाख पे टैक्स पे कर दिया तो मेरी वाइट हो जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब अगर कोई इससे वाइट ही करना चाहता है तो जाके 5 लाख जमा करा दे और बोले इनकम है, तो भी वाइट नहीं हो पाएगी। तो कहाँ से आया उसका प्रूफ दो, प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या नेचर था, आपकी क्या एजुकेशन थी। मैं सीए हूँ, मैं 10 लाख कैश जमा करा रहा हूँ, अगर वो यूजुअल है हर महीने, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ मेरे एक क्लाइंट है, मैंने आईटीआर फाइल करी है, ये लोग है, उसे मैंने आईटीआर में दिखाया। तो आप कितना कैश ले सकते हो किसी से एज इनकम में? कुछ इसका भी लिमिट होती है? लेने के लिए साल में 2 लाख तक की लिमिट है। अगर मैं एक क्लाइंट से लेता हूँ, एक क्लाइंट से 2 लाख, 2 लाख की लिमिट है पूरे साल में। 2 लाख या उससे ऊपर का आप कैश नहीं ले सकते सिंगल क्लाइंट से। नहीं, उससे अगर हम पैन कार्ड, कुछ ऐसा होता है ना, पैन कार्ड लगेगा? नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में हम जब इलाज कराते हैं तो वहां पे आप इलाज में 1,99,999 तक दे सकते हैं, उसके अलावा आपसे 1 रुपये फालतू नहीं लेगा। अच्छा, कैश में किसी भी बिजनेस के अंदर आप पूरे साल में, और जब परचेज करते हैं तो 10,000 तक ही अलाउ है परचेज कैश के अंदर। अगर आप बिजनेस एक्सपेंस शो करना चाहते हैं तो वरना डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं, और अगर आप कैश में जाके कुछ चीज ले आते हो, मान लो आप कहते हो जी मैं लैपटॉप ले आया कैश में, तो डिसअलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसका। एक तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसका, तो वो आपकी एक्चुअली कैपिटल से कम होता गया। तो उससे बढ़िया है कि आप उसे एक्चुअल में व्हाइट में अपने कार्ड से या आईएमपीएस उस तरीके से पे करिए, अदर देन कैश नहीं होना चाहिए, कैश इवन बैंक अकाउंट से निकालते हैं तो भी अलाउ नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम वही बात
कर रहे थे कि आजकल कई जगह मिनिस्टर्स और हर जगह पे कैश निकल रहा है, तो सर आम आदमी को भी जागरूकता आती है कि भाई मेरे घर में भी अगर कुछ कैश है तो मैं लीगली कितना कैश रख सकता हूँ घर में? देखिए, लीगली में कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई मेरे घर पे अगर 5 करोड़ पड़ा हुआ है, मान लो मैं मानता हूँ कि मेरे घर पे पड़ा हुआ नहीं, खैर पड़ा हुआ नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी और के घर में मान लेते हैं कि 5 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, उसके घर में रेड होती है, या वो जानना चाहता है कि मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो डिपेंड करता है कि वो 5 करोड़ का कैश कब से इकट्ठा हुआ था, क्या वो कैश उसकी बुक्स में था, क्योंकि बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं उसके घर पे गया, 5 करोड़ पड़ा हुआ है, उसने कहा जी कैश मेरी बिजनेस इनकम है, क्या मेरी बुक्स में आ रही है, वो बुक्स टैली वैली जो भी मेंटेन करता है, क्या वो बैलेंस शीट में आ रही है, क्या पिछले साल के रिकॉर्ड में भी कैश था, ये सब चीज़ चेक की जाती है, हिस्ट्री चेक की जाती है। क्या मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जहाँ मुझे कैश ही मिलता है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके फैक्टर ठीक हैं, आपके बुक्स में रिकॉर्डिंग भी है, आप उस पर जीएसटी पे करते हो, भाई 5 करोड़ होगा, छोटा तो नहीं होगा, उसने जीएसटी भी लिया होगा, तो क्या जीएसटी में दिखाया है? अगर ये सब ओके है तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ रखिए, 500 करोड़ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लिमिट नहीं, कोई आपसे छीनेगा नहीं। आप जितने एक्सप्लेन कर देंगे उतना वहाँ कैश वो छोड़ देंगे, जितने एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो कैश अपने साथ ले जाएंगे, फिर आपकी इनकम में एडिशन होगा, केस चलेगा लंबा। नहीं, अगर एक आम आदमी के घर पे 1-2 लाख रुपए खड़े होते हैं तो आम आदमी की बात करते हैं, अब तो 5-5 करोड़ पे पहुंच रहे हो मैं कह रहा हूँ 2 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ जी कि घर में रखा हुआ हर कोई सेविंग के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख रख देता है, और 5 लाख के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता भी नहीं था। नहीं, किसी के ऊपर और बड़ा केस था, बट घर में 5 लाख मिला। अब सर उसके लिए भी कुछ इशू नहीं आएगा अगर प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे। घर में अगर फैमिली मेंबर 5 हैं, हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ सबका 1-1 लाख रुपए है, तो इतना इशू नहीं आएगा। डिपार्टमेंट वाले इतने पीछे नहीं पड़ते 5 लाख को लेके, वो मानते छोटा अमाउंट है। अच्छा, इस केस में जैसे क्यूरोसिटी है, क्योंकि लोगों को, अब किसी के घर में रेड हुई जी, मिनिस्टर के घर में रेड हुई, अब ज्वेलरी मिली, वाइफ की ज्वेलरी है, किसी की है, तो डिपार्टमेंट वाले किस चीज के ऊपर बोल सकते हैं और किस चीज के ऊपर नहीं बोल सकते, एक बार ये भी बताइए। क्यूरोसिटी वाले क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ज्वेलरी का इशू क्या है, जब अब रेड मारते हैं, क्योंकि मैं सर्चिंग सीजर का काम बहुत कर चुका हूँ, तो जब रेड पड़ती है तो सोर्स मांगा जाता है कि आपके पास ज्वेलरी कितनी है। 500 ग्राम तक ज्वेलरी आपके पास हो सकती है, उसको डिपार्टमेंट नहीं शेयर सकता। उससे ज्यादा जो मिलेगी उसके लिए सोर्स जरूर पूछा जाएगा। मान लीजिए मेरी आइटम भरी 25 लाख की और मेरे घर पे ज्वेलरी मिल गई 5 करोड़ की, तो पूछा जाएगा भैया आपने 5 करोड़ कब से इकट्ठा करा है, कितना पुराना है, क्या आपने उसे बैलेंस शीट में दिखा रखा है, क्या आपने उस पर वेल्थ टैक्स पे करा हुआ है। अगर सब कुछ एक्सप्लेन है ठीक है, अगर नहीं है तो ज्वेलरी फिर वो लेके चले जाते हैं। तो शादी में अगर किसी को ज्वेलरी मिलती है उस पर तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता सर? देखिए, जनरली क्या है, शादी में टैक्स तो लगता नहीं, लेकिन हमारे पास बिल नहीं होते हैं। हमारे तो बिल कौन देता है सर? हाँ, बिल नहीं देता है वो मैं समझता हूँ। शादी में बिल हम अपने बच्चे को देंगे तो उसको हो सकता है बिल ना नहीं। देखिए, सोर्स तो होगा कि आपने कहाँ हाँ, से नहीं खरीदा वो तो ठीक है, किसी ज्वेलर से हमने खरीदा तो हम बता सकते हैं, बट किसी ने मुझे दे दिया मान लो, या किसी ने आपको दे दिया, उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। ये हम जनरली अच्छा, आपके ससुर ने आपको चेन बनाई तो उसकी फोटो होगी, फोटो होगी कि भाई मेरे को वहां से आई है, तो ये चीजों का एविडेंस। देखिए, हम एडोक नहीं बोल सकते इनकम टैक्स में जी कि मेरे पास वहां से आया था, रिश्तेदार आया, हाँ। उसने मुझे माला पहना दी, हाँ। नोटों की माला पहना दी, मेरे घड़ी में हाथ में मायावती जी को बनाई थी क्या? हाँ, मायावती जी की तरह। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। इनकम टैक्स नहीं मानता प्यार मोहब्बत, ये सब फिल्मों में चलता है। अच्छा। इनकम टैक्स साफ कहता है कि मुझे एविडेंस दो कहाँ से आया है। हाँ जी। शादी में तेरे आया तो मेरी शादी में क्यों नहीं आया भाई? तो मेरी शादी में नहीं आया इसलिए चिमत्ती उसको हो सकता है कि शादी मुझे क्यों मिला, से क्यों नहीं मिला। तो अच्छा, शादी में ये क्वेश्चन है, शादी में जैसे लोगों को सर सगन में जो एनवेलप्स मिलते हैं, कैश मिलता है, ससुर जो होता है दहेज देते हैं, चाहे कुछ भी दिया, वो पूरा माफ है, आप बैंक में जमा कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। मैं अगर 25 लाख कमा रहा हूँ एज ए सीए, मेरी 25 लाख सैलरी और मेरी शादी हो रही है, तो मैं शादी मानता हूँ मेरी 25 लाख की शादी होगी, खर्चा मोटा मोटा। 25 लाख में अगर 2-3 लाख रुपए कैश आ जाता है तो उसके लिए कोई नहीं पूछता, तो उसे आप जाके बैंक में जमा कर सकते हो। लेकिन अगर 25 लाख की शादी में मेरे को 25 लाख आया, मेरे पास ब्लैक मनी पड़ी थी और मैं को बैंक में जमा करता हूँ, बोल दूंगा शादी में आया, वो जस्टिफाई नहीं है। जो जस्टिफाई करोगे कैसे? जस्टिफाई कैसे करेंगे? 25 लाख के सीए वाला 25 लाख की शादी करो, 25 लाख कैश आ रहा है। कुछ लोग करते हैं वाइट, उनके लिए मैसेज है कि वो वाइट ना करे इस चीज को। अच्छा, उसमें नोटिस आ सकता है 100%। कैश को लेके जब कभी भी आप अकाउंट में जमा करोगे 100% ऑटोमेटिक फिल्टर है। कोई ये नहीं कि वहाँ मैनुअल सेलेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, आपके सेविंग अकाउंट से मैच करेगा, आईटी से मैच करेगा और नोटिस आपके मेल पर आ जाएगा। अच्छा, यही यहाँ पे लोग बोलेंगे, मान लो जिसके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, जब हमारा तो चलो व्हाइट में ट्रांजेक्शन है, बट जिसका जो कच्चे में काम होता है, इंडिया में बोलते हैं कच्चे में, तो वो कच्चे को पक्का कैसे करें, वो कैसे ब्लैक को व्हाइट करें? उसकी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास कुछ उनके लिए वो कहेंगे भाई हमें तो यही बताओ। नहीं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी आते हैं वैसे तो कि भाई ब्लैक को व्हाइट कैसे करें जी। तो देखिए, काम ब्लैक को व्हाइट नहीं होता क्या, हमारे पास अकाउंटेंट मनी है कैश में, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसे अकाउंट फॉर कैसे करूं। क्वेश्चन यहाँ ये है कि बुक्स में कैसे आएगा वो, मतलब किसी के पास कैश पड़ा हुआ है बट वो बुक्स में आएगा, बुक्स में कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है। सबके पास व्हाइट की होती है, ब्लैक मनी किसी के पास भी नहीं है। जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर हमें कैश मिलता है, वो मेरी ब्लैक इनकम नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी सेल करी थी, कैपिटल के ऊपर थी, तो मेरा कैपिटल गेन का पार्ट है।
अब है क्या, मान लीजिए कोई बट कैश में लेना अलाउड ही नहीं है सर। कैश में लेना अलाउ नहीं है, लेकिन मेरे वो ब्लैक इनकम नहीं है सर, मेरे प्रॉपर्टी की सेल है। ब्लैक इनकम तब होती है जब मैं कोई इलीगल काम कर रहा होता, स्मगलिंग कर रहा होता, वहाँ कैश आ रहा होता। हाँ, ठीक ये है। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करी है। गांव में लोगों को पता भी नहीं होता, अगर आज की डेट में गांव में लोग अपनी जमीनें बेचते हैं सर, वहाँ पे तो पता नहीं कैश में बेच देते हैं, अब उन्हें कुछ पता ही नहीं बेचारों को। नहीं पता होता सर, साल में एक बार बेचते हैं, साल में 10 साल में जिंदगी में एक बार बेचते, तो क्या कौन पड़ेगा इनकम टैक्स को? इनकम टैक्स इतना बड़ा है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, एक्सेस ही नहीं है सर। नहीं सर, मेरा चैनल है तो सीख जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करें, ये क्वेश्चन की बजाय अकाउंट को कैसे करें। मान लीजिए चांदनी चौक में कोई व्यक्ति काम कर रहा है जिसकी कैश में इनकम 5 करोड़ की है। अच्छा, अब होता क्या है, 5 करोड़ से कम का एग्जांपल नहीं आपके पास? नहीं अभी आप जैसे बंदा क्या करे यार, मेरे चैनल पर आए तो 5 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं हम कैसे समझे, चलो समझाओ आप। तो अब है क्या कि वो क्या कर रहा है, व्हाइट परचेज कर रहा है, कैश में परचेज कर रहा है, कैश में सेल कर रहा है, उसकी बुक जीरो की है, लेकिन जब वो कुछ खरीदने जाता है, एक लैपटॉप भी, वो सोचता है कैपिटल कहाँ से आएगी। ये आपने जो बोला है ये इंडिया की प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, तो अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको परचेज को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और सेल को भी। क्या लोग क्या करते हैं, कैश को बाहर से बाहर कर देते हैं। अगर मैं कैश को जमा कराऊं, उस पर जीएसटी पे करूं और प्रॉपर बैलेंस शीट बना के अपनी कैपिटल 10 से 15 लाख साल की बना सकता हूं। होता क्या, मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं 20 लाख का, लेकिन मेरी बुक्स में जीरो है, क्योंकि लोग कैश जमा नहीं कराते। आप कम से कम अपना प्रॉफिट तो जमा कराइए। नहीं, अभी दोबारा से आ जाते हैं। हाँ जी। लोग कैश में परचेज मार रहे हैं। हाँ जी। वो क्या करे उसका फिर? वो सर बुक्स में अकाउंट फॉर करिए। लोग क्या करते हैं, वो परचेज में अकाउंट अपनी बुक्स में दिखाऊं कि मैंने परचेज करी है कैश में, सेल को भी दिखाएं, तो वो सबसे पहला वहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो जो परचेज करने का कैश है वो कहाँ से आया? सर देखिए ऐसा है ना, सेल भी तो कर रहा हूँ कैश में, बिल भी तो काट रहा हूँ। सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स से मतलब है। तो सरकार कह रही है भाई तूने सेल कर दिया कैश में, तूने मेरे को जीएसटी और इनकम टैक्स दे दिया। इसमें एक चीज आप और बता रहे थे मुझे जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि जीएसटी के लिए जरूरी नहीं कि आप 18% के हिसाब से भरो, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो 1% पे भी काम हो सकता है। हाँ जी, अगर आपके 1.5 करोड़ तक सेल है तो 1% लगता है जीएसटी का। कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं उसको। अच्छा, वो स्कीम है, एक स्पेशल स्कीम है। स्पेशल स्कीम, बट वो कई सारे लोगों को नहीं पता होती। नहीं पता होती वो। उन्हें लगता है यार मेरा माल 100 रुपए का है और 100 में कैश में बिक रहा है। हाँ जी, अगर मैं पक्के में बेचूंगा तो 18% जीएसटी कस्टमर से लेना पड़ेगा, जबकि वो 1% में भी काम हो सकता है। दिक्कत क्या है कि लोग खुद सीए बन जाते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं लोगों से। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, व्हाइट के भी, ब्लैक के भी, और प्रॉपर तरीके से काम करने के भी। नहीं, अभी इसी को समझते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कि उसने परचेज मारी, उसने कैश में लिया, अकाउंट्स में दिखाया भाई मैंने कैश में लिया, क्योंकि मैंने पहले सेल करी हुई है और मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। और जब मेरी सेल हुई, चलो मैंने 1% ही सही जीएसटी भरा, जो मेरी इनकम होगी उस पर मैंने टैक्स भर दिया। वो कम से कम वो आपके अकाउंट में पड़ी होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया है तो 10 लाख का प्रॉफिट आपकी बुक्स में होगा, आप उसे यूज कर सकते हो। और 10 लाख का कैश अगर मेरे पास पड़ा भी हुआ है उस वक्त गले में, ठीक है, तो वैलिड है। उस वक्त अगर कोई जीएसटी आए, इनकम टैक्स वाला है, आप उसे अपनी बुक्स खोल के दे दो, सर आप देख लो ये मेरा कैश है, वो हाथ नहीं लगा सकता आपके पैसे को। यही प्रॉब्लम है कि लोग अकाउंट फोन नहीं करते, उसका तरीका नहीं पता लोगों को कि कैश को सही से अकाउंट फोन कैसे करूं। लोग डरते हैं कि हाँ कैश है, मैं मर जाऊंगा वो दिक्कत आती है। उससे हमें ध्यान रखना है, एजुकेट होना है हमें, रेदर देन कि बच्चे उस चीज से। अच्छा, अब ये कई बार होता है जैसे किसी के पास कैश होता है, मिलता है इंडिया में, तो लोग घबरा जाते हैं एकदम से कि भाई, उसी लिए घबराते होंगे गलत काम से कमाया तो फिर घबराएंगे भाई, जेन्युइन है। तो अब ये किसी के पास ट्रैवलिंग में कितना कैश हो सकता है सर? देखिए ट्रैवलिंग में कोई लिमिट नहीं है कैश की, लेकिन एक तो अपनी जान को भी ध्यान रखना है। जान तो कि मैं 10 लाख रुपए कैश लेके चल दूं, भाई एक लिमिट है। मैं आज जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आज ऑफिस आया, मतलब मेरे को याद है मैं कैश तो रखा ही नहीं, मैं कैश की जरूरत क्या है, एक कार्ड पड़ा हुआ है जेब में, अभी भी एक कार्ड जेब में पड़ा हुआ है, मैंने कहा बाकी फोन है भाई। हाँ देखिए यूपीआई का दौर है, कोई कैश लेके चलता नहीं, मैं बाई चांस बोल रहा हूँ, ऐसा हर बार नहीं होता, कुछ 10-20 हज़ार रुपए कैश आपके पास होना भी चाहिए, जरूरत पड़ जाती है। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अब कोई ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लीजिए फ्लाइट से जा रहा हूँ जी, मेरे को दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो मैं कितना, मेरी जेब में कितना कैश हो सकता है? सिक्योरिटी नल वाला कैश पड़ा भाई, कितना कैश? देखिए 1 लाख 2 लाख तक आपसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा कैश लेते हो तो आपको एयरपोर्ट, हाँ अटैची भर के लेके जा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आप अटैची भर के लेके जाइए, पर वहाँ पे डिक्लेयर करिए। अच्छा, कैश लेके किस लिए जा रहा हूँ? हाँ, फिर फ्लाइट डिले हो जाएगी उस बंदे की। कोई बात नहीं, नोट तो गिनवाने पड़ेंगे ना, उसकी फ्लाइट डिले हो जाएगी। नोट तो गिनवाने पड़ेंगे ना सर, इतने नोट लेके जा रहा है तो चार्टर्ड प्लेन भी कर सकता है फिर वो, इसलिए। गुड सर, गुड। तो 5 करोड़ की नहीं सर, वो गाड़ी से जाएगा, मैं बैंगलोर तक जाऊंगा कार से। तो नहीं, वैसे मेरे हिसाब से शायद 2 लाख रुपए तक ऐसा कुछ होता है कि 2 लाख रुपए तक यू कैन कैरी। ऐसा कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, अपनी एयरपोर्ट की लिमिट्स होती हैं। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं कहीं इस वजह से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात का है।
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ या मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो मैं 2-3 लाख रुपए ले आ सकता हूँ, वो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। वो डिक्लेरेशन तो सर उनकी करेंसी के लिए होती है, अपनी करेंसी के लिए होती है? करेंसी के लिए भी है कि अगर आप ले जा रहे हो किस पर्पज के लिए ले जा रहे हो, ताकि दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते वक्त दिक्कत ना आए हमें। ओके, इसलिए तो सर एक फाइनली बस एक लास्ट क्वेश्चन और आता है। काफी सारे लोग यूपीआई भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल और उनको भी इनकम टैक्स नोटिस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं आपके पास? ऐसा कौन सा केस आया था और जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे वो लोगों के साथ? देखिए यूपीआई में क्या है कि 1% कमीशन कमानी है। 5 करोड़ किसी ने अगर यूपीआई कर दी है तो उसका 5 करोड़, फिर 5 करोड़ 5 करोड़ से कम का कुछ नहीं है। चलो इस बात भाई साहब इस चैनल पे आपको 5 करोड़ से कम का एग्जांपल यूपीआई करीब 5 करोड़ की तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 4.5 करोड़ ले लेता हूँ। 4.5 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनमें। अब है मेरे को लगता है आपके क्लाइंट्स बड़े हैं सर फिर थोड़े। ऐसा तो खैर नहीं है, वही बात तो है कि दिमाग में करोड़ों घूमता रहता है हर वक्त, क्योंकि क्लाइंट भी करोड़ों वाले ही हैं मेरे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था, ये जो बोल रहे हैं कि यूपीआई में क्या होता है कि लोग ट्रांजैक्शंस किसी के अकाउंट से किसी के अकाउंट में कर देते हैं, क्योंकि कैशबैक 50 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 1% कुछ मतलब इस तरीके की स्कीम्स कंपनीज रन करती रहती हैं जो यूपीआई वॉलेट्स वाली कंपनीज हैं रिवॉर्ड्स के लिए। तो उस रिवॉर्ड्स को कमाने के चक्कर में आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा यूपीआई कर रहे हैं और उससे दिक्कत क्या हो सकती है वो सर बताएंगे। देखिए क्या है, मेरे बैंक स्टेटमेंट जब मैं प्रिंट आउट निकाला तो वो भर जाता है मेरा 4.5 करोड़ रुपया आया हुआ है और 4.5 करोड़ गया हुआ है। अब हुआ क्या, प्रॉफिट तो मुझे हुआ 1 लाख रुपये का, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट 1 का हुआ, मैं आइटम नहीं भरूंगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले को नहीं पता वो 5 करोड़ आया किस चीज़ का है। एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो परचेज क्या करता है, अपने अकाउंट में पैसा लेता है लोगों से फिर परचेज करता है, लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में और जीएसटी नज़र में आप सेल परचेज कर रहे हो, क्लाइंट ही नहीं कर रहा है, आप उसके बिहाफ पे नहीं कर रहे हो, तो वहाँ दिक्कत ये आती है, आइटम नहीं भरते एक तो, और जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो करोड़ों से भरी हुई होती है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते हम कि पैसा किस चीज़ का आया, क्यों बंदा नहीं मिलता बाद में जिससे पैसा है। और बैंक स्टेटमेंट में ना तो नाम लिखा होता ना पर्पज लिखा होता और सिर्फ यूपीआई और नंबर लिखा होता है, नंबर लिखा वो भी होता XXX करके। कई लोग कैश लेके यूपीआई कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो रिवॉर्ड के लिए ना कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक्चुअल में और जेन्युइन है तो ही कर रहे हैं। और हर एक यूपीआई का केवाईसी जरूर रखें आप लोग। केवाईसी का मतलब किस बंदे से आया है, उसका नाम, पैन नंबर पॉसिबल अगर तो वो, आधार नंबर है तो वो भी, साथ में किस पर्पज के लिए आया वो बहुत जरूरी है। अगर इनकम के लिए आया तो मेरी इनकम में आएगा, आइटम में आ गया होगा, अगर लोन आया है तो मैंने वापस करी होगी, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और वो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि एनईएफटी वगैरह में तो पूरा नाम भी लिखा आता है, सारी डिटेल आती है और यूपीआई में कुछ नहीं आता। इनफैक्ट अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगी तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ जाएगा। हाँ, 40 लाख की लिमिट है, वहाँ भी दिक्कत आती है। इनकम टैक्स में फंसे उसके बाद जीएसटी भी नंबर आएगा, फिर तो 2 जगह आदमी फंसता है। 5 करोड़ पे तो आई है, 5 करोड़ पे 4.5 पे 5 करोड़ पे भी आएगा। सो आई होप आपको आज काफी सारी चीजों के ऊपर नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ऐसी नॉलेज पहुंचनी चाहिए और हम प्रयास रखेंगे अपना इसी तरीके से कि लगातार मिलते रहें और आप लोगों के लिए वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहें। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ।